1992 से सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेहरी बांध का केस चल रहा है। टेहरी बांध को कभी भी पर्यावरण की हिसाब से या पर्यावरण को देखते हुए किसी भी एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी नहीं दी थी। 1986 के अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उस रिजेक्शन को मान लिया था। इसके बावजूद भी जब रशियंस ने आकर के ये बोला कि हम इसको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, हम इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो दोबारा से इसको रिवाइव किया गया। रिवाइव करने के बाद में भी जब इसका एनवायरनमेंट अप्रेजल हुआ फरवरी 1990 के अंदर, तो दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण यही था कि इसकी जो लोकेशन है जहाँ पर ये लोकेटेड है टेहरी डैम, वो हाईली सिस्मिक प्रोन एरिया है। और दूसरा ये भी कारण था कि उस जगह के ऊपर जो हिमालयन इकोलॉजी है वो बुरी तरीके से इसमें प्रभावित होगी अगर इस तरह का डैम आपने बना दिया। जो फ्लोरा है, फौना है उस जगह का, वो सारा का सारा एडवर्सली उससे प्रभावित होगा। इसके बावजूद भी जुलाई 1990 के अंदर इसको कंडीशनल क्लियरेंस दे दी गई। कंडीशनल क्लियरेंस ये था कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन करते जाइए, उसके बाद में पता लगाइए कि क्या इसमें फ्लोरा एंड फौना है, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, जो लोग हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। मतलब ये सारी कंडीशंस के अंदर थी ना। कोई भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को क्या आप कंडीशनल क्लियरेंस दे सकते हैं? तो सबसे बड़ा अगर आप मुझसे पूछें उस समय जो आज के हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, आज जो हम नेचर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा अगर एक उदाहरण है उसके वायलेशन का, तो वो उदाहरण है टेहरी डैम। किसी भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को बिना एक्सपर्ट अप्रेजल के और एक्सपर्ट अप्रेजल के रिजेक्शन के बाद में उसको शुरुआत कर देना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस को लेकर के, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही गलत कदम था। और इस तरह के गलत कदम की शुरुआत जो हुई वो हम देखते हैं कि दूसरे जो बांध उसके बाद बने उसमें भी चलती चली गई। और वो जो गलती थी वो गलती इस तरीके से दोहराई गई कोर्ट के अंदर भी कि इस तरह के बांधों के बनने को कोर्ट ने माना कि एक तरीके का पॉलिसी डिसीजन है और उसके बारे में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जो एक शुरुआत हुई थी पूरे इसकी वो गलत हुई थी। और इसी का कारण था, जैसा मैंने आपको बताया, कि 1992 के अंदर ये पिटीशन फाइल करी। ये जो पिटीशन फाइल की थी उनमें से एक तो एक्सपर्ट थे एनवायरनमेंट के शेखर सिंह, और जो दूसरे जो पहले पिटीशनर थे नलिनी जयान, वो मिनिस्ट्री में पहले सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और उन्होंने सारे प्रोसेस को देखा था क्योंकि वो भी इस तरह की जो मंजूरी होती है उसको देख चुके थे। वो भी इससे बहुत शॉक थे कि इस तरह के इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से कंडीशनल क्लियरेंस दे सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बनने के ऊपर कभी रोक नहीं लगाई थी। और एक समय जब ये आया कि ये बांध बनना शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर पहुंच गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो बहुत बड़े पर्यावरण के और टेहरी डैम का जो विरोध किया था, प्रतिनिधित्व किया, और सभी इस बात को जानते हैं, वो इस इशू को लेकर के फिर धरने के ऊपर बैठे और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो सेस्मिक प्रोन एरिया के अंदर है आप डैम नहीं बना सकते जब तक कि एक्सपर्ट्स उसको अप्रूव ना करें। उनकी बात को उस समय देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी की इस बात को माना। तो एक एक्सपर्ट कमेटी जो गठित की उन्होंने, जिसमें साइज्मोलॉजिस्ट थे, ये जानने के लिए कि किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या टेहरी डैम जिस तरीके से बन रहा है, रॉकफिल डैम का उसको उस तरीके से बनाया था, कि क्या उसको विथस्टैंड कर पाएगा, कहीं टूट तो नहीं जाएगा, और टूटेगा तो क्या विनाश होगा इससे। दूसरी कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर के जो उनकी डिमांड्स मानी थी उसके ऊपर गठित करी, वो थी हनुमंतराव कमेटी। और हनुमंतराव कमेटी के अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उनको देखना था पर्यावरण को और पुनर्वास को। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जो सेस्मोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है वो रखी गई, और हम लोगों ने इस बात को आर्ग्यू किया कि जो 3D नॉन लीनियर टेस्ट है
और डैम ब्रेक एनालिसिस को ये दोनों चीज़ों को कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सारे टेस्ट को करने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया, ये कहते हुए कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जो हनुमंत राव कमेटी की रिपोर्ट थी, वो हनुमंत राव कमेटी की रिपोर्ट मानी गई और जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 2003 में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि जो पुनर्वास करने की बात है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। उन्होंने ये कहा कि T1 और T2 टनल जो ऊपर थी वो तभी भरी जाएंगी जब सारे लोगों का पुनर्वास ऊपर तक, जो फाइनल उसका लेवल है डैम का, वहां तक जब लोग सारे उनका पुनर्वास हो जाएगा तभी T1 और T2 टनल भरी जाएंगी। तो पुराना एक जजमेंट था उसका हवाला देते हुए ये कहा BD शर्मा वाले केस के अंदर, और जो नर्मदा का केस था, कि इस तरह की पुनर्स्थापना और पुनर्वास 6 महीने पहले हो जाना चाहिए। माने कि अगर जल भराव कहीं पर होने वाला है उसके 6 महीने पहले लोग पूरी तरीके से किसी स्थान के ऊपर उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापना पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए, पूरी तरीके से हो जानी चाहिए। इस बात को किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उत्तरांचल हाईकोर्ट पर कि आप इसको देखेंगे। लेकिन उत्तरांचल हाईकोर्ट ने क्या कहा? उत्तरांचल हाईकोर्ट के पास THDC और उत्तराखंड गवर्नमेंट ये दोनों ने जाकर के बोला कि हमने लोगों की 760 मीटर के ऊपर लोग पूरी तरीके से पुनर्वास और पुनर्स्थापना उनकी हो गई है। हम लोगों का कहना यह था कि 760 मीटर के ऊपर भी लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना नहीं हुई है, ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरा कहना यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन बिल्कुल ही क्लियर है कि जब तक फुल रिजर्वायर लेवल तक सब लोगों की, जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, तब तक आप जल स्तर को बढ़ा नहीं सकते और T1 T2 टनल को बंद नहीं कर सकते। क्योंकि T1 T2 टनल आपने बंद करी तो जो पानी का निकास है वो बंद हो जाएगा और जल भराव वहां पर शुरू हो जाएगा। हमारा दूसरा कहना यह भी था कि आप अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस को देखें तो उसमें ये शब्द लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उस हिसाब से लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना होगी। जब आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया, टेहरी डैम का पूरा कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन के साथ ही सभी लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना हो जानी चाहिए। लेकिन इस बात को बिल्कुल नकार कर या उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मत के विरुद्ध में ये बोला कि नहीं, अगर 760 तक लोगों की पुनर्वास और पुनर्स्थापना हो गई है तो वहां तक जल भराव कर सकते हैं। हमने ये भी कहा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 761 के ऊपर हैं, 762 के ऊपर हैं, तो क्या वो इतने जलभराव के सामने टिक पाएंगे? और अगर उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापना नहीं हुई है तो क्या आपका जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो ठीक होगा या नहीं होगा? लेकिन हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और वो T1 और T2 टनल बंद कर दी गई। हमको फिर एक जो आगे की फेज है, जो लिटिगेशन अभी तक पेंडिंग है, वो हमको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा और हमको पहले ये बोलना पड़ा कि नहीं, इनको रोका जाए, क्योंकि T2 टनल उस समय भी शायद पूरी तरह से बंद नहीं की गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने आकर के बोला कि उन्होंने T2 टनल भी बंद कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार टनल बंद हो जाने के बाद में उसको तो ओपन करने की कोई भी जो साइंटिफिक या टेक्निकल इस तरह का वो नहीं है, तो हम उसको दोबारा से खोल नहीं सकते। तो वो T1 और T2 टनल इस तरीके से, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना में बंद कर दी गई, जिसकी वजह से आज भी जो रिहेबिलिटेशन वाला इशू है, अगर आप उससे पूछें कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना की जो बात है, वो पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात तो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हुआ। और सभी जगह पर यही होता है कि हर जगह पर आप ये कंडीशन पाएंगे, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कि आप लोगों का जो पुनर्वास और पुनर्स्थापना होती है वो होनी चाहिए जिस तरह से आप उसको बनाते हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाए वैसे वैसे लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना करते जाएं आप। लेकिन करते क्या है, पूरा डैम बन जाता है, उसके बाद में जब पानी का भराव शुरू होता है और लोग परेशान होकर के बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे, उस समय उन लोगों को फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट के अंदर इस तरह के लिटिगेशन वर्षों तक चलते हैं। और टेहरी डैम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब वो
जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसके अगेंस्ट में फिर हमको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये पेंडिंग है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में जब इन्होंने बोला कि हम इसके अंदर आगे भी जल भराव करना चाहते हैं, उस समय ये कहा कि किसी भी स्थिति के अंदर ये पानी का स्तर 820 मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्थिति ये है कि 820 के नीचे अभी भी बहुत सारे जो प्रभावित परिवार हैं उनका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट नहीं हुआ है। मतलब 830 जैसे मैंने बताया आपको फुल रिजर्वायर लेवल है। लेकिन हुआ क्या, सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया और पानी का भराव शुरू किया, उसके वजह से पानी के भरने से जो ऊपर 830 और 835 मीटर के ऊपर जो बहुत सारे गांव हैं, वो गांव जिसे धसकना बोलते हैं कि पानी के वजह से, क्योंकि वो फ्रेजाइल पूरा एरिया है, वो सारे के सारे नीचे की तरफ आने लगे और उसके आने की वजह से गांव के अंदर जमीनों में दरारें पड़ गई। दरारें पड़ने की वजह से हम लोगों ने फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपको एक एक्सपर्ट कमेटी इसके लिए भी अपॉइंट करनी चाहिए। तो जब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बोला कि ये पानी के भराव की वजह से हुआ, और मैं आपको बता दूं दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि सेस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक की बात है, दूसरा जो जलाशय के अंदर पानी भरा हुआ है वो भी इस चीज को और ज्यादा प्रभावित करता है। तो जो उसके पानी भरने की वजह से और ये सेस्मिक प्रोन एरिया होने की वजह से भी ये जगह और भी ज्यादा एक तरीके से भयानक हो गई है या डेंजरस हो गई है या विध्वंस का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। तो अब जो इश्यूज हैं रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के, वो 820 वाले भी हैं, 820 के ऊपर भी हैं, और वो जो बहुत सारे गांव प्रभावित हुए हैं पानी भरने की वजह से, जहां पर दरारें पड़ गई हैं और जहां इस एक्सपर्ट कमेटी ने बोला है कि उनका रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट जरूरी है, वो सारे के सारे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका रिहेबिलिटेशन होगा। इस तरह के हजारों परिवार हैं जिनका भी अभी रिहेबिलिटेशन होना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम पूरे इस इतिहास को देखें तो 1992 में ये केस ये फाइल हुआ था, और ये जो रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का इश्यू है, ये तो जब पूरा बांध बना, ये बांध पहले ही बन चुका था कमीशन होने से पहले। ये कमीशन हुआ 2005, अगर हम लगाते हैं तो उस बात को भी 10 साल हो गए, और 1992 से अगर हम लेते हैं तो 20 दशक से ज्यादा इस बात को हो गए कि लोग अपना रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की बात कर रहे हैं। जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट की बात है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, उसके वजह से अभी भी सॉइल इरोजन जगह जगह पर हो रहा है। सॉइल इरोजन होने की वजह से जो उसकी मिट्टी है वो सारी जलाशय के अंदर जा रही है। जलाशय का जैसा उन्होंने बताया था कि 100 साल करीब इसकी उम्र है, 100 साल तक ये फंक्शन करेगा। अभी जो जिस तरीके से वहाँ पर सेडिमेंटेशन हो गया और जो मिट्टी जा रही है उसकी वजह से मुझे लगता है उसकी उम्र भी कम हो गई। और अभी भी कोई जाए और वहाँ पर देखे तो उसको मालूम पड़ेगा किस तरीके से लैंडस्लाइड्स वहाँ पर हो रही हैं, किस तरीके से पूरा जो सॉइल है और रॉक्स के बड़े बड़े पार्ट हैं वो जलाशय के अंदर, रिजर्वायर के अंदर गिर रहे हैं। इनके गिरने से भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का प्रॉपर होना जो जरूरी है, उसके ना होने की वजह से भी एक और भयावह स्थिति पैदा हो गई है, और उसके वजह से भी कभी भी डैम की टूटने की संभावना, जिसमें मैंने आपको बताया, और कारणों से, इस कारण से और भी ज्यादा बढ़ गई है कि जब आप डैम की बात करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि एक तो इससे बिजली उत्पन्न होगी और वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा आप ये बोलते हैं कि इससे जो सिंचाई का माध्यम है वो खुलेगा। तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो कमांड एरिया इनको डेवलप करना था सिंचाई के लिए, वो कमांड एरिया भी इन्होंने डेवलप नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2003 में हमने ये दलील रखी कि आपका कमांड एरिया कहां पर है, उस समय उन्होंने अपना एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें बोला कि जो पुरानी नहरें बनी हुई हैं उन नहरों के अंदर ये पानी डाला जाएगा। इस बात को अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया हुआ है कि अभी भी गवर्नमेंट हमको ये बताए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये बताए, उत्तराखंड गवर्नमेंट बताए, यूपी गवर्नमेंट बताए कि वो कमांड एरिया कौन सा है जिसके वजह से टेरी डैम को फायदा पहुंचा है, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जो 3 इश्यूज हैं, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का इशू, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का इशू और कमांड एरिया का इशू, ये तीनों इशू अभी भी बरकरार हैं दशकों के बाद में। अगर हम पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें इस प्रोजेक्ट का, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो लोगों का वहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो लोगों को वहां से जाना पड़ा, टेहरी एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना शहर था जिसकी बहुत सारी परंपराएं थी,
जिसका इतिहास में जिसका जिक्र है, प्राचीन उसमें मंदिर थे, दूसरे थे, वो सारे के सारे डूब गए। उसका मूल्यांकन कौन करेगा? जो लोगों को परेशानी हुई उसका मूल्यांकन कौन करेगा? जो वहाँ पर जीव जंतु थे और जो जहाँ उसका फ्लोरा फौना जिसको हम बोलते हैं, जहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ थे, औषधीय पौधे थे और इस तरह के जो जिनका मिलना मुश्किल है, इस तरह के वहाँ पर, तो वो जो चीज़ें सारी जो खत्म हो गई उसका भी मूल्यांकन कौन करेगा? और जो पूरा पर्यावरण के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा उसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो अगर आप सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, उसका मूल्यांकन करें और ये देखें कि पावर जनरेशन से क्या बेनिफिट हुआ है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम एक तरीके से एक लॉस के अंदर हैं। हम एक तरीके से, हमें उसका लाभ नहीं मिला है, हमें बल्कि हानि हुई है।